एक पिता की अगर कोई संतान होती है दोस्तों, तो हर एक पिता सोचता है कि उसकी बेटी एक अच्छे इंसान के पास जाए और जीवन भर खुश रहे। आज की कहानी में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान की एक बेटी रहती है, उसकी शादी हो जाती है एक अच्छे लड़के के साथ में। इसी के दौरान उस इंसान की किसी कारणवश तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है और वह लड़की लौटकर अपने पिता के घर पर रहने लग जाती है। घटनाक्रम जब स्टार्ट होता है दोस्तों कि उस लड़की कुछ समय बाद पिता के घर पर रहते हुए किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है और प्रेम प्रसंग में पड़ जाने के साथ 4 साल का समय व्यतीत करती है और एक दिन वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसके पास जाती है और शाम को लौटकर अपने घर पर नहीं आती है। तब वह लड़की लौटकर अपने शाम को घर पर नहीं आती है तो उसके पिता बड़े परेशान हो जाते हैं और कुछ समय बाद उसकी हत्या की खबर जब उसके पिता को चलती है तो बड़ा वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। आज वही सच्ची घटना मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे आप पूरा सुनना। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो जो आज की सच्ची घटना है वह है महाराष्ट्र प्रदेश की, और महाराष्ट्र प्रदेश में मुंबई से जुड़ा हुआ एक थाना पड़ता है मानपुर खुर्द। मानपुर खुर्द थाना के अंतर्गत एक जगह पड़ती है रामनगर कॉलोनी, और वहाँ पर एक इंसान रहता है जिसका नाम रहता है सामंत घोरपड़े। सामंत घोरपड़े जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 53 साल और उसकी कोमल नाम की एक पत्नी भी रहती है। सामंत घोरपड़े के 2 बच्चे रहते हैं, जिसमें से एक बेटी और एक बेटा रहता है। बेटे का नाम रहता है राजेंद्र घोरपड़े और उसकी छोटी बेटी रहती है जिसका नाम रहता है रोहिणी। रोहिणी की उम्र रहती है तकरीबन 23 साल। रोहिणी जब जैसे ही अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसके पिता उसका संबंध करने के लिए लड़का तलाश करने के लिए लग जाते हैं और कुछ समय बीतने के बाद एक अच्छा खासा लड़का मिल जाता है जिसका नाम रहता है अभिजीत। अभिजीत नाम का लड़का मिल जाता है तो सामंत अपनी छोटी बेटी रोहिणी की शादी उस अभिजीत से कर देता है और अभिजीत की शादी हो जाती है। तो 2 साल तक ठीक ठाक चलता रहा। अभिजीत की किसी कारणवश तबीयत खराब हो जाती है और अभिजीत की मौत हो जाती है। इसी 2 साल के दौरान अभिजीत के यहाँ पर और रोहिणी के यहाँ पर 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिनके छोटे छोटे 1 साल या 2 साल के उनके 2 छोटे बच्चे रहते हैं दोस्तों। तो जब अभिजीत की मौत हो जाती है तो रोहिणी अपनी ससुराल में रहने लायक अच्छा फील नहीं करती है दोस्तों। तो रोहिणी फैसला करती है कि मैं अपने पिता के यहाँ पर जाकर रहने लग जाऊंगी। तो रोहिणी कुछ समय बाद अपना सामान लेकर और अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के यहाँ पर आ जाती है मानपुर खुर्द थाना इलाके में, और वह रहने लग जाती है। पर अपनी पति की मौत का सदमा उसको इस तरीके से बैठा था दोस्तों कि वो अपने ना तो घर से बाहर निकलती थी और ना किसी से बातें किया करती थी। तभी उसकी कुछ सहेलियां आती हैं, उससे बातचीत करती हैं, उसका मन समझाती हैं कि किसी से बात करो, उठो बैठो घूमो, पर वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है दोस्तों। इसी के साथ एक उसकी सहेली आकर कहती है उससे कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ जॉब की व्यवस्था करती हूँ जहाँ पर तुम कुछ पैसा भी कमाने लगोगी और तुम्हारा जीवन ठीक ठाक से चलने लगेगा और बाहर जाओगी तो तुम्हारा मन भी बटा रहेगा। उसकी सहेली एक नज़दीकी हॉस्पिटल पड़ता है मुंबई में, जिसे सहारा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। तो उसकी सहेली उस रोहिणी की व्यवस्था उस सहारा हॉस्पिटल में करवा देती है, जहाँ पर रोहिणी को एक नौकरी मिल जाती है और रोहिणी अपनी नौकरी पर सुबह जाती है और शाम को लौटकर घर पर वापस आ जाती है। दोस्तों निरंतर उसका काम अच्छा खासा चल रहा था। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एक सुनील नाम के लड़के से हो जाती है हॉस्पिटल में, जिससे वह प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। जब प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं तो वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, हर एक तरीके से पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। तकरीबन 4 साल का समय जब पूरा बीत जाता है दोस्तों, 14 नवंबर 2018 को जब शाम का टाइम होता है तो हर रोज़ की तरह रोहिणी अपने घर पर वापस आती है लोकल ट्रेन के जरिए। तो 14 नवंबर 2018 को जब रोहिणी लौटकर वापस शाम को घर नहीं आती है तो उसके पिता उसके इंतज़ार में 1 या 1.5 घंटे वेट करते हैं।
पर जैसे ही रोहिणी के नंबर पर कॉल किया जाता है उसके पिता के द्वारा, तो रोहिणी का नंबर जब स्विच ऑफ जाने लगता है दोस्तों, तो उसके पिता अपने जो अड़ोसी पड़ोसी लोग रहते हैं सभी को जानकारी देते हैं इस तरीके से कि हमारी बेटी लौटकर वापस नहीं आई है। तभी छानबीन की जाती है उसके पिता द्वारा, तो रोहिणी का कुछ मालूम नहीं चलता है। रात पूरी बीत जाती है, तो 15 नवंबर को सुबह का जब समय आता है दोस्तों, तो रोहिणी के पिता नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अपनी बेटी की, कि मेरी बेटी रोज़ सहारा हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए जाती थी और शाम को लौटकर आती थी, पर आज लौटकर नहीं आई है। पुलिस वाले गुमशुदगी का अज्ञात रूप में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस का जब काम छानबीन चलता रहा दोस्तों, तकरीबन 25 दिन का समय जब बीत जाता है, तो पुलिस वालों को कुछ भी मालूम नहीं चलता है। इसी के द्वारा वहाँ के जो एक एसओचओ रहते हैं, तो वह पुलिस वालों की जो टीम रहती है उनको एक सलाह देते हैं कि जानकारी करते हैं कि आपने किस किस मैटर में किस किस तरीके से आपके ने केस की छानबीन की है। तभी जो पुलिस वाले सब कुछ उनको एसएचओ को बताते हैं, तब वो कहते हैं कि बैंक डिटेल का लास्ट जरिया रह गया, उसको भी चेक किया जाए। जब बैंक डिटेल चेक की जाती है रोहिणी के, तो 18 नवंबर को रोहिणी के बैंक से एटीएम द्वारा 65,000 रुपये की रकम निकाली जाती है दोस्तों। जब पुलिस वालों को ये मालूम चलता है कि पैसे निकाले गए हैं 18 नवंबर को, तो पुलिस वालों को एक इस केस को पकड़ने का एक जरिया, एक रास्ता नज़र आ जाता है। इसी के साथ पूरी पुलिस की फोर्स अपनी टीम को लेकर पहुंचती है उस एटीएम के पास में, और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है उसको चेक किया जाता है। तो उसमें 2 इंसान दिखाई पड़ते हैं, जिनका फ़ोटो निकलवाकर, वीडियो निकलवाकर पुलिस प्रिंट लेकर अपने पास आ जाती है और रोहिणी के घर वालों को दिखाती है कि ये इंसान है, रोहिणी के अकाउंट से इन लोगों द्वारा आपकी बेटी के अकाउंट से पैसा निकाला गया है, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? तभी रोहिणी का पिता सामंत मना कर देता है कि सर नहीं, इस इंसान को हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है। दोस्तों इस तरीके से उसके पिता और उसके परिवार वाले मना कर देते हैं, और उसकी जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं पुलिस वाले उस इंसान का फ़ोटो लेकर जिसने पैसा निकाला था। तभी वहां पर उसके हॉस्पिटल के स्टाफ वाले उस इंसान को पहचान लेते हैं कि यह रामचंद्र और संजय सिंह नाम का इंसान है, जो कि हॉस्पिटल में कुछ समय पहले काम करते थे और आज से 1 महीने पहले ये दोनों लोग छुट्टी लेकर घर पर रह रहे हैं। दोस्तों हॉस्पिटल में जब पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो इनका घर का एड्रेस भी मिल जाता है। तो मुंबई से लगा हुआ एक गांव पड़ता है, वहां पर पुलिस वाले पहुंचते हैं। तो रामचंद्र अपने घर पर बैठा हुआ था संजय सिंह के साथ में, तो पुलिस वाले उनको उसी फोटो वीडियो के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लेते हैं और उससे जांच पड़ताल की जाती है। तो संजय सिंह जब पकड़ा जाता है तो इधर उधर कुछ समय तो बातें करता रहता है, पर पुलिस जैसे ही सख्ती बरतती है तो संजय सिंह पूरा सब कुछ कबूल कर लेता है। संजय सिंह बताता है साहब कि जो रोहिणी नाम की लड़की है वह इस हॉस्पिटल में मेरे द्वारा ही नौकरी पर लगाई जाती है। संजय सिंह बताता है पुलिस वालों के सामने पूरा घटनाक्रम कि साहब मेरे द्वारा रोहिणी को इस हॉस्पिटल में, सहारा हॉस्पिटल में नौकरी दी जाती है, और मेरा एक दोस्त रहता है सुनील नाम का लड़का, जिससे रोहिणी का अफेयर स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन 4 साल तक सुनील का अफेयर रोहिणी के साथ चलता रहा। और जब 4 साल तक अफेयर चलता रहा तो इसके बीच में हमेशा सुनील रोहिणी को शादी करने का लालच देता था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पर जैसे ही 4 साल का समय बीतता है तो रोहिणी कहती है कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो, अब समय आ गया है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लो। तब रोहिणी शादी के लिए प्रेशर करती है सुनील के ऊपर, तो सुनील इधर उधर की बातें करने लगता है। तो रोहिणी समझती है कि तुम मुझे टाला मटोली करने लगे हो, पर वो एक दिन फैसला करती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी ही करना पड़ेगी। इस बात से सुनील बेहद परेशान हो जाता है और घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। इससे पहले कि सुनील ने कुछ जो सच्चाई रहती है उसके जीवन की, अपनी सच्चाई उसने रोहिणी से छुपा कर रखी थी दोस्तों, कि सुनील पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस बात की खबर रोहिणी को नहीं थी। इसी की अपनी जो परेशानी आई उसके सामने, सुनील के सामने, तो सुनील अपनी परेशानी को अपने दोस्त रामचंद्र से और संजय से शेयर करता है और कहता है कि यार ऐसा ऐसा मामला हो गया है कि रोहिणी नाम की लड़की है उस हॉस्पिटल में, मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ और 4 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। अब वो मुझसे शादी करने के लिए कह रही है, पर मैं तो शादीशुदा पहले से हूँ, अब मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ।
और मैंने उसको हर एक तरीके से समझाने की कोशिश की, पर रोहिणी मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तभी संजय सिंह कहता है और रामचंद्र कहता है कि भाई तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, शायद तुम तैयार हो तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। रोहिणी को रास्ते से ही हटा देते हैं। दोस्तों सुनील भी तैयार हो जाता है और साथ में उसके दोनों दोस्त भी तैयार हो जाते हैं और वह रोहिणी को आजीवन के लिए अपने रास्ते से हटा देने के लिए एक फैसला कर लेते हैं। तभी 13 नवंबर को सुनील फ़ोन करता है रोहिणी के लिए और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तो रोहिणी 14 नवंबर 2018 को सुनील से मिलने के लिए जब पहुंचती है तो सुनील पहले से ही एक कार लेकर बताई हुई जगह पर मिलता है और उसके साथ में रामचंद्र और संजय सिंह पहले से बैठे हुए थे। दोस्तों जब गाड़ी में बैठे हैं तो उस समय रोहिणी जब गाड़ी में पहुँच जाती है और बैठ जाती है तो तीनों लोग मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही संजय सिंह पूरी सुनील के बारे में बताता है कि इसकी शादी हो चुकी है, इसके बच्चे हैं, तो जब पूरी जानकारी जब उसको रोहिणी को मालूम चली तो रोहिणी एकदम भड़क जाती है और गुस्से में आ जाती है और धमकी देती है कि अब तो तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगी, अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर जाकर मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। हत्या की प्लानिंग तो इन्होंने पहले से कर रखी थी दोस्तों। इसी के साथ वो लोग रोहिणी का गला दबाकर हत्या कर देते हैं और एक अपने निश्चित ठिकाने पर जाकर रोहिणी की डेड बॉडी को ले जाकर व्यवस्थित कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों जब रोहिणी की डेड बॉडी को व्यवस्थित कर दिया जाता है और पुलिस फिर उस डेड बॉडी को निकालती है, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। जब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अरेस्ट करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, तब पूरी इस घटनाक्रम का खुलासा दोस्तों सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से सामने आता है। तो जमाना भी बड़ा हैरान हो जाता है कि एक इंसान अपने प्रेम से प्रेम करने के बाद भी ऐसी उसके साथ हत्या कैसे कर सकता है, और साथ में रोहिणी के माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है कि आप भी ऐसे गलत काम करने से बच सकें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी में नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।